पूरी दुनिया में चाइनीज पुलिस स्टेशन खुल रहे हैं। मीडिया में एक्सपोज होने के बाद देश इसकी पड़ताल करने लगे हैं। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि आप ये जानें कि यदि आप एक चीनी नागरिक हैं, तो आप जहां भी होंगे वे आपकी रक्षा करेंगे। और अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो चीन को पसंद नहीं है, तो आप जहां भी हो वे आपको शिकार बना लेंगे। अन्य पुलिस की तरह आप जो भी कदम उठाते हैं, हर सांस लेते हैं, वे आपको देख रहे होंगे। हम ये सोचना शुरू कर दिया कि गाना थोड़ा डरावना हो सकता है। कुछ महीने पहले हमने एक एपिसोड किया था कि कैसे चीन विदेशों में पुलिस स्टेशन स्थापित कर रहा है। यह मानवाधिकार समूह सेफगार्ड डिफेंडर्स की एक रिपोर्ट पर आधारित था। खैर, चीन की हरकत अब फिर से उसे काटने आई है। आप देखिए, चीन शिष्टता से उन्हें चीनी विदेशी पुलिस सेवा स्टेशन कह रहा था। वे वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा नहीं, बल्कि दो द्वारा स्थापित किए गए थे क्षेत्रीय पुलिस ब्यूरो। एक किंगटियन काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो था और दूसरा फुजो काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो था। यह एनवाईपीडी द्वारा विदेशी ब्यूरो स्थापित करने जैसा है, जो वास्तव में सच्चाई से बहुत दूर नहीं है। एनवाईपीडी ने भी कुछ ऐसा ही किया है, हालांकि यह हमेशा बोर्ड से ऊपर और देशों के साथ समन्वय में रहा है। वे अंदर है। जबकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसके बारे में झूठ बोला और इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। जी, यह उनकी तरह बिल्कुल नहीं लगता। ये चीनी पुलिस स्टेशन कथित रूप से स्कैमर्स को पकड़ने और विदेशी चीनी प्रक्रिया कानूनी दस्तावेजों में मदद करने के लिए स्थापित किए गए थे। लेकिन रक्षोपाय रक्षकों ने पाया कि उन्होंने इससे कहीं अधिक किया। ये पुलिस स्टेशन चीनी नागरिकों पर चीन लौटने के लिए दबाव डालने के अभियान का भी हिस्सा थे। माना जाता है कि वे चीन या विदेश में किए गए अपराधों के लिए न्याय का सामना करेंगे। उदाहरण के लिए, स्पेन में रहने वाले एक व्यक्ति को पर्यावरणीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए कथित तौर पर चीन लौटने के लिए राजी किया गया था। उन्होंने कहा कि वह एक अपशिष्ट तेल प्रसंस्करण संयंत्र में एक निवेशक था जिसने खतरनाक अपशिष्ट परमिट प्राप्त नहीं किया था। इन विदेशी पुलिस स्टेशनों को स्थापित करने वाली काउंटियों में से एक किंगटियन की पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि जब वे उस व्यक्ति से फोन पर बात करें तो परिवार का कोई सदस्य ठीक उनके बगल में बैठा हो। तुम्हें पता है, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि चीन वापस न जाने के परिणाम बिल्कुल स्पष्ट थे। यदि आप सोच रहे हैं, हाँ, ये द गॉडफादर 2 में माइकल कोरलियोन द्वारा उपयोग की जाने वाली सटीक रणनीति थी। क्योंकि जब आप पुलिस के काम को प्रभावी ढंग से करने का सबसे अच्छा तरीका खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आप माफिया की नकल करके शुरुआत करते हैं। अब क्या यह आदमी दोषी था? यह बहुत संभव है, लेकिन वो सिर्फ सही लोगों को भुगतान न करने का दोषी भी हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निक कैनन अपने बच्चों की परवाह करने की तुलना में चीन पर्यावरण की कम परवाह करता है। ओह, आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? उनमें से 3 के नाम बताओ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पैसे कमाने के बारे में परवाह करती है, और अगर पर्यावरण रास्ते में आता है तो ये पर्यावरण के लिए बहुत बुरा है। संदिग्ध आरोपों के अलावा इन विदेशी पुलिस स्टेशनों ने विशेष रूप से आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दरकिनार करने के लिए अपनाए गए अवैध तरीकों को अपनाया है। वे मेजबान देश के ज्ञान या अनुमोदन के बिना स्थापित किए गए हैं, और इसने बहुत सारे देशों को वास्तव में नाराज कर दिया है। आप जानते हैं, चीन हमेशा दूसरे देशों के साथ पारस्परिक सम्मान के साथ व्यवहार करने की बात करता है, लेकिन फिर वो इस तरह की चीजें करता है और इससे इनकार भी नहीं करता है। यदि आप लोगों का सम्मान चाहते हैं तो ठीक वैसा नहीं है जैसा आप करते हैं। ये कहने जैसा है, हाँ, मैंने तुम्हारा बैंक खाता खाली कर दिया, तुम्हारे कुत्ते को मार डाला और तुम्हारे घर में आग लगा दी, लेकिन मैं तुमसे परस्पर सम्मान क्यों नहीं महसूस करता? यह कोई मजाक नहीं है। वैसे भी ऐसा इसलिए हो सकता है कि केवल लगभग 50 देशों की चीन के साथ प्रत्यर्पण संधियां हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में बहुत कम। आप जानते हैं कि यह गंभीर है जब अमेरिकी जेल प्रणाली भी तुलनात्मक रूप से अच्छी लगती है। और यहां तक उन देशों में भी जिनके साथ प्रत्यर्पण संधियां हैं, चीनी अधिकारी उस कानूनी प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना पसंद करते हैं। इसका लोगों को डराने धमकाने और चीन लौटने के लिए उन पर दबाव बनाने के लिए बहुत तेजी से। पिछले महीने शंघाई के विदेश मंत्रालय ने स्पेनिश मीडिया को यही बताया था। उन्होंने न केवल इन दबाव से वापसी अभियानों से इनकार नहीं किया, बल्कि कहा कि उनकी आवश्यकता थी क्योंकि संधियां थी बहुत बोझिल और यूरोपीय देश लोगों को प्रत्यर्पित करने के लिए अनिच्छुक थे।
तथ्य ये है कि एक चीनी अधिकारी सार्वजनिक रूप से कहेगा कि वे कानूनों का पालन करने से परेशान नहीं है क्योंकि वे बहुत बोझिल हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि चीनी शासन कानून के शासन की कितनी कम परवाह करता है। और यह भी कि उनकी नौकरी की ट्रेनिंग सिर्फ माफिया फिल्में देखना है। सेफगार्ड डिफेंडर्स को 30 देशों में 54 चीनी पुलिस स्टेशन मिले, जिनमें से कई यूरोप और उत्तरी अमेरिका में थे। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, उन देशों में से बहुत परेशान थे जब उन्हें पता चला कि चीनी कानून प्रवर्तन उनके देश में उनकी जानकारी के बिना काम कर रहा था। इस त्वरित व्यावसायिक ब्रेक के ठीक बाद मैं आपको और अधिक बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। चीन में 2 स्थानीय पुलिस विभागों ने 30 विदेशी देशों में 50 से अधिक पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं। चीन का दावा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस स्टेशन विदेशों में रहने वाले चीनी अपराधियों को चीन में न्याय का सामना करने के लिए या ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने जैसी प्रशासनिक चीजों में मदद करने के लिए है। लेकिन वे संदिग्ध आरोपों का सामना करने के लिए लोगों को चीन वापस लाने के लिए कथित तौर पर दबाव अभियानों में भी शामिल रहे हैं, जो चीन में सबसे आम प्रकार का शुल्क है। सेफगार्ड डिफेंडर्स के अनुसार उन्होंने नियत प्रक्रिया के किसी भी बहाने को छोड़ दिया है। संदिग्धों को दोषी माना जाता है, उनके पास अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई अवसर नहीं होता है, और वे संदिग्धों के बच्चों और रिश्तेदारों को संगठन द्वारा दोषी के रूप में लक्षित करते हैं और उन्हें वापस लाने के लिए संपार्श्विक क्षति के रूप में उपयोग करते हैं। जाहिर है, इसने बहुत सारे देशों में खतरे की घंटी बजाई है जहां ये चीनी पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं। इस रिकॉर्डिंग के अनुसार हमें ऐसे 10 देश मिले जिन्होंने अपने खिलाफ जांच की घोषणा की है। आयरलैंड और नीदरलैंड पहले ही उन्हें बंद करने का आदेश दे चुके हैं। हालांकि शेष 30 देशों ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है, कम से कम संबंधित सरकारी एजेंसियों से तो नहीं। उदाहरण के लिए, इटली के कुछ सांसदों ने जांच की मांग की है, लेकिन अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। शायद इसलिए कि किसी भी अन्य राष्ट्रीयता से अधिक इतालवी पुलिस को कुछ भी कहने से इनकार करते हैं। फिर कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने पुलिस स्टेशनों को स्वीकार किया लेकिन कहा कि वे चिंतित नहीं हैं। नाइजीरिया उन देशों में से एक था। रिपोर्ट के लेखकों में से एक ने कहा, नाइजीरियाई सरकारी एजेंसियां बताती रहीं कि रिपोर्ट के निष्कर्ष बकवास हैं। नाइजीरिया में कुछ पत्रकारों ने कहा कि उन्होंने कहानी को कवर करने की कोशिश की लेकिन उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी गई और यहां तक धमकी भी दी गई। वाह, चीन के हानिरहित विदेशी सेवा केंद्रों को उजागर करने की धमकी। यदि वे इतने हानिरहित हैं, तो क्या समस्या है? हंगरी भी या तो गूंगा खेल रहा था या जानबूझकर अनभिज्ञ था। इसने रेडियो फ्री यूरोप को बताया कि हंगरी में कोई चीनी पुलिस स्टेशन काम नहीं कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हंगरी सिर्फ इसलिए पुलिस स्टेशनों को नहीं देख सका क्योंकि सभी चीनी डॉलर के संकेत उनकी आंखों को ढकते हैं। हंगरी विवादित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने वाला पहला ईयू देश था और बुडापेस्ट ने पश्चिमी गठबंधन प्रणाली में ट्रोजन हॉर्स की तरह व्यवहार किया है। इसने चीन के मानवाधिकारों के हनन की निंदा करने वाले यूरोपीय संघ के संयुक्त बयान को अवरुद्ध कर दिया और उसने अपने 5G नेटवर्क से चीनी टेलीकॉम दिग्गज हुआवेई पर प्रतिबंध लगाने में अन्य पश्चिमी देशों में शामिल होने से इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि नकदी उनकी जीभ को मिल गई। फिर इटली है, जो यकीनन यूरोप में चीन के बेहतर सहयोगियों में से एक है। जबकि संघीय सरकार ने अभी तक आरोपों का जवाब नहीं दिया है, इटली के मेयरों में से एक ने किया है, ये कहकर कि चिंता की कोई बात नहीं है। प्राटो, इटली में चीनी विदेशी पुलिस स्टेशन कथित तौर पर इटली में फुजियान चीनी समुदाय के सांस्कृतिक संघ के साथ एक इमारत साझा करता है। प्राटो के मेयर ने पुलिस स्टेशनों के संदेह को खारिज कर दिया, एसोसिएशन के वर्षों पुराने और प्रसिद्ध ऑपरेशन और उसके नागरिक कर्मचारियों का हवाला देते हुए। इसका मतलब यह है कि वह या तो अंतर को लेकर भ्रमित है या वह चीन की कार्रवाई की गंभीरता को कम करने की कोशिश कर रहा है। चलो ईमानदार हो, वो भ्रमित नहीं है। जब चीनी भ्रष्टाचार की बात आती है तो केवल उसी समय एक राजनेता पर विश्वसनीय रूप से यह जानने का आरोप लगाया जा सकता है कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं। सेफगार्ड डिफेंडर्स के अनुसार ये पुलिस स्टेशन अक्सर अन्य व्यवसायों या संगठनों, विशेष रूप से चीनी सांस्कृतिक संघों के स्वामित्व वाले स्थानों का उपयोग करते हैं जो कुछ समय के लिए आसपास रहे हैं। लेकिन एक और कारण है कि वो इसे एक बड़ी बात के रूप में नहीं देख सकता। इटली ने वास्तव में बहुत सारे चीनी पर्यटकों वाले क्षेत्रों में गश्त करने के लिए अतीत में चीनी पुलिस के साथ साझेदारी की है। वो कार्यक्रम महामारी के साथ समाप्त हुआ, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि अगर वे चीन के लिए अपना सबसे संक्रामक उपहार नहीं भेजते तो क्या वे अभी भी बाहर होते। चीन चाहता है कि आप जानें कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो आपके बारे में नहीं भूलेगा। वे आपको देख रहे होंगे
और चाइना अनसेंसर्ड आपके जैसे दर्शकों के समर्थन के बिना संभव नहीं होगा। या तो लाइक और सब्सक्राइब करके, शो को साझा करके दोस्तों और परिवार के सदस्यों के लिए, हमारे मर्चेंट स्टोर से chinauncensored.tv/merchandise पर या क्राउड फंडिंग वेबसाइट पट्रियन पर सीधे समर्थन के माध्यम से एक भयानक टी शर्ट खरीदना। वे प्रशंसक हैं जिन्हें मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी कहता हूं, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ है। उनके धन्यवाद के रूप में मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। जो रूई पूछते हैं, क्रिस, मैं पारस्परिकता की एक मजबूत नीति पर आपके विचारों के बारे में सोच रहा हूं। ये कई रूप ले सकता है। उदाहरण के लिए, अगर चीन अमेरिकी पत्रकारों को ब्लॉक करता है, तो अमेरिका चीनी पत्रकारों को ब्लॉक करता है। अगर चीन अमेरिका के सोशल मीडिया को ब्लॉक करता है, तो अमेरिका चीनी सोशल मीडिया को ब्लॉक कर देता है। अचल संपत्ति की बिक्री भी? बढ़िया सवाल। तो यह एक ऐसी रणनीति थी जिसकी बहुत से लोगों ने सिफारिश की थी और पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के तहत इसका कुछ उपयोग देखा था। आप देखें, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उन स्वतंत्रताओं को कमजोर करने के लिए अमेरिका की स्वतंत्रता का लाभ उठाना पसंद करती है। उदाहरण के लिए, हमारे पास एक स्वतंत्र प्रेस है, इसलिए चीन अपने प्रचार एजेंटों को अमेरिका भेजता है। मेरा मतलब है, अमेरिका चीनी संवाददाताओं पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। ये बुरा लगेगा, लेकिन वो पारस्परिकता के विचार से बदल गया। चीन में अमेरिकी पत्रकारों पर प्रतिबंध? ठीक है, अब चीनी राजनयिकों को स्थानीय अधिकारियों से मिलने और अमेरिका में विश्वविद्यालय परिसरों में जाने के लिए विदेश विभाग से अनुमति लेनी होगी। पारस्परिकता के साथ समस्या यह है कि इसके लिए आवश्यक है कि प्रभारी यह स्पष्ट रूप से समझे कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका को दुश्मन के रूप में देखती है। और यह करता है। सीसीपी खुले तौर पर अमेरिका के साथ युद्ध में होने, अमेरिका को नष्ट करने और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद फैलाने की बात करती है। समस्या यह है कि अमेरिकी सरकार में हर कोई, और निश्चित रूप से वॉल स्ट्रीट पर नहीं, ये समझता है। यदि आप पारस्परिकता के बारे में अधिक सुनना चाहते हैं, तो हमारे चीन अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट एपिसोड को देखें। डेविड स्टिलवेल, वो माइक पोम्पियो के तहत पूर्वी एशियाई और प्रशांत मामलों के राज्य के सहायक सचिव थे, जिसका अर्थ है कि उन्होंने चीन के साथ इस पारस्परिकता को लागू किया। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। और आप patreon.com/ChinaUncensored पर जाकर और प्रति एपिसोड $1 या उससे अधिक का योगदान देकर चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन भी कर सकते हैं। भत्तों में से एक के रूप में, आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जिनका जवाब मैं शो में दूंगा। चीन को बिना सेंसर के देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। अगली बार मिलते हैं।